जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अपने एग्जाम फेस्टिवल के 2 दिन हैं और इन 2 दिनों में भी कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्यों के ऊपर बात कर लेंगे या यूं कहूं भी अभ्यास कर लेंगे। तो आज हम आपकी फर्स्ट बुक के कुछ इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तैयार? बस तुरंत बोलते चलें दिमाग के अंदर। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ भाई? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 के बीच। 1939 से 1945 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध किन के मध्य हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किन के मध्य हुआ? मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच। फिर बात ये आ जाती है भाई, ये मित्र और धुरी वाली क्या पंगा है, इनमें कौन शामिल थे भाई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। दो थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2-3 और दिमाग में है भी, अब तो कोई वो बात ही नहीं है भी मैं आपको ये कहूं भी इनको दिमाग में रखिए। मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। तो मित्र राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र थे। ध्यान रखिए, अमेरिका और सोवियत संघ भी। कहीं आज आप करंट वाली सिचुएशन दिमाग में ले आए। द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए। धुरी राष्ट्रों के नाम, जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, जापान, इटली, ये धुरी राष्ट्र थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? अमेरिका ने स्टार्टिंग में आपको पता है भाग ही नहीं लिया, लेकिन जब उसके इलाके के ऊपर समस्या हुई तो फिर वो कहाँ पीछे हटने वाला था। जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। उनका नाम क्या है? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। उन परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे? लो भाई, वो अब क्या इसका जिक्र करना। एक को लिटिल बॉय और दूसरे को फैट मैन। तो गुप्त नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन। अगला प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम गिराए जाने पर अमेरिका की आलोचना हुई, क्यों हुई? क्या कारण था भी अमेरिका को कहा भी ये इसने गलत किया है? तो देखिएगा, जापान पर परमाणु बम गिराए जाने पर अमेरिका की आलोचना हुई क्योंकि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, सरेंडर करने वाला था, और ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता ही नहीं थी। अरे भाई, सामने वाला माफी मांग ही रहा है तो फिर अब उससे क्या उलझना था? सरेंडर कर ही रहा था, तो क्या भी गलत किया अमेरिका ने। फिर बात आती है कि जापान पर परमाणु बम गिराए जाने को लेकर अमेरिका के समर्थकों का क्या तर्क था? अमेरिका की आलोचना हो रही थी, तो बदले में अमेरिका ने अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा भी युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने और अमेरिका और साथी देशों को आगे की जनहानि से रोकने के लिए परमाणु बम गिराना बहुत जरूरी था। भी युद्ध जल्दी खत्म करो, लोगों का और नुकसान होगा, इसलिए हमने बम गिरा दिया। बस अपने तरीके से लिखना है आए तो। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु हमले के पीछे अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था, दुनिया में यह जाहिर करना चाहता था कि विश्व में अब वही सबसे बड़ी ताकत है, यानी महाशक्ति है, सुपर पावर वही है, यह साबित करना चाहता था। अगला वन लाइनर है, गुट निरपेक्षता का अर्थ लिखिए। गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं? गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल न होना। अब गुट की बात का मतलब क्या है? एक सोवियत संघ का गुट था और एक अमेरिका का गुट था। 2 महाशक्तियों के जो गुट थे उनमें शामिल न होना और अपनी स्वतंत्र नीति की पालना करना। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया? हालांकि सेम ही बात आ जाएगी दोनों में ही, कोई अलग से उसमें कोई है नहीं। इसने नव स्वतंत्र देशों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया, यानी दोनों गुटों से अलग रहने का मौका दिया। नए जो आजाद देश थे अपने भारत की तरह, तो इन्होंने 2 गुटों से अलग रहने का मौका दिया। तो गुट निरपेक्ष क्या है? एक तरीके से वही बात आ गई
बीच में ये गुट निरपेक्ष एक वो रास्ता मिल गया आंदोलन का, भी हमें किसी गुट में नहीं जाना है, हम तो अलग रहेंगे, निर्गुट हो गए भी हम तो। अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम लिखिए, अच्छे से याद है, हिंदी में लिखना इंग्लिश में लिखना आपकी मर्जी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, छप गया है ना, तो देख लीजिए। शीत युद्ध किसे कहते हैं, पहले भी बात हो चुकी है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध होने की संभावना रहती है लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता, खाली गीदड़ भभकी मारते रहते हैं, वो शीत युद्ध कहलाता है। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त का क्या अर्थ है? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त का क्या अर्थ है? चलिए, ये काफ़ी दिन बाद आपके रिवाइज में आ रहा होगा। ये देखिए दोनों का मतलब क्या है। पेरेस्ट्रोइका ये मिखाइल गार्बोचेव की सुधार प्रणाली थी। ये पेरेस्ट्रोइका का मतलब ये है भी आप जो चेंज ला रहे हो ना, वो दबाव से मत लाना, लोगों को सहमति से भी आप ये उनको समझाने में कामयाब हो जाना भी भाई हम इस चेंज को इस प्रकार से ला रहे हैं, ताकि प्रेशर से चेंज नहीं लाए। तो पेरेस्ट्रोइका गोर्बाचेव की सुधार प्रणाली थी, इसमें किसी भी परिवर्तन को सहमति से करने पर बल दिया था। और ग्लासनोस्त में गोर्बाचेव ने सुधार के लिए ज्ञान प्रसार के महत्व ज्ञान प्रसार को महत्व देना शुरू किया। अभी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस है वो इसके अंदर किया। तो ये भी एक सिंपल सा। अगला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ और इस समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था? सुपर डुपर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ और उस टाइम राष्ट्रपति? तो सोवियत संघ का विघटन तो दिसंबर 1991 में हुआ था और इस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। ये देख लेना लिखा कैसे जाता है, गोर्बाचेव। कई तो ऐसे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एक साथी ने बोर्ड कॉपी ज्योग्राफी वाली की कॉपी की फोटो भेजी थी फ्रंट पेज की, और बच्चे ने नाम तक सही नहीं लिखा हुआ था। ये भी हालत है, बड़ा दुख होता है कई बार ऐसे। तो दिसंबर 1991 और राष्ट्रपति का नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। तो जहां भी आपको जटिल शब्द लगे एक बार उनको लिख लेना भाई। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? शॉक थेरेपी का मॉडल 1990 के दशक की बात याद आ गई, ये किसके द्वारा निर्देशित था भाई? तो शॉक थेरेपी का मॉडल वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा निर्देशित था। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित था ये। रूस के कौन से दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन हुए थे? अलगाववादी आंदोलन तो दो नाम अपने आप, चेचन्या और दागिस्तान की बात आ जाएगी आपको, चेचन्या और दागिस्तान। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है, पढ़ चुके हैं। शॉक थेरेपी का वही आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 में की गई। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई। बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार है ये पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक बर्लिन की दीवार, बर्लिन जर्मनी में। अगला प्रश्न, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या था? सोवियत जो राजनीतिक प्रणाली की आपने विशेषताएं देखी, धुरी क्या थी? उनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। धुरी क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी उनकी। फिर आता है सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत की विचारधारा क्या है, वही लिखनी है, साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी ये सोवियत सिस्टम। 1917 में रूस में क्रांति हुई, वो भी आपके दिमाग में है। पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस संगठन का निर्माण किया था? आपको पता है सोवियत संघ का 91 में विघटन हुआ, उससे पहले सब अलग अलग होना स्टार्ट कर चुके थे भाई, भैया हम तो अलग होंगे। किस संगठन का निर्माण किया? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, CIS, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का निर्माण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट किस देश को मिली? तो सुरक्षा परिषद के अंदर जो UNO की सीट थी सोवियत संघ वाली, वो सबसे बड़े देश किसको मिली? रूस को मिली, रशिया को मिली। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का निर्माण दिसंबर 1971 में हुआ। 1971, दिसंबर 1971 में। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? विवाद का मुख्य मुद्दा तो कश्मीर मसला ही है, कश्मीर का मसला है, कश्मीर की बात है।
भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और बांग्लादेश की बात करें तो नदी जल विवाद और शरणार्थियों की समस्या। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद है और शरणार्थियों वाली समस्या है। ये यहाँ की सबसे बड़ी विवादास्पद बातें हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला है, श्रीलंका के उग्र तमिल संगठन का नाम क्या था? प्रभाकरण, जिसका मुखिया था लिटे भाई, लिटे। श्रीलंका में किन दो जातियों के मध्य संघर्ष रहा था? तो सिंहली और तमिल। सिंहली जो कि वहां बहुसंख्यक थे, तमिल अल्पसंख्यक थे। सिंहली और तमिल जातियों के बीच में संघर्ष रहा वहां। मालदीव में किस पार्टी का दबदबा रहा है? मालदीव किस पार्टी का? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी। एमडीपी, अरे कुछ भी नहीं तो एमडीपी तो याद रख लेना, एमडीएच मत कराना, देगी मिर्च एमडीएच कहीं। मालदीव, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी। अगला है, दक्षेस सार्क की स्थापना कब की गई? दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई, 1985 में। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में हुआ। दूसरा कब हुआ? 1998 में हुआ। पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में। अफगानिस्तान दक्षेस का सार्क का सदस्य कब बना? कब बना था? 2007 में 8वां सदस्य बना था अफगानिस्तान, 2007 में 8वां सदस्य बना। दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है? तो आपको पता है एशिया के अंदर जो एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी इलाका है वो दक्षिण एशिया है, जिसमें कितने देश शामिल है? मुख्यतः हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 देशों की बात करते हैं। वो 7 नाम आपके याद हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को दक्षिणी एशिया के देश के नाम से जाना जाता है। मालदीव में 1968 के बाद कौन सी शासन प्रणाली है वो अपनाई गई थी? 1968 के बाद कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध का क्या परिणाम निकला था? एक नया देश बांग्लादेश बना था दिसंबर 1971 में, एक नया देश बांग्लादेश बना। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग के लिए उठाया गया कदम कौन सा है? दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग के लिए उठाया गया कदम कौन सा था? सार्क की स्थापना, दक्षेस की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। कितना प्यारा सा प्रश्न है, हल्का सा प्यारा सा। 2 सबसे छोटे देशों के नाम, मालदीव और भूटान, मालदीव और भूटान। सार्क का पूरा नाम याद होना चाहिए अच्छे से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखें, आपकी इच्छा है। सार्क और साफ्टा और नाटो 3 आई अपने आज यहाँ। साफ्टा का पूरा नाम लिखिए, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, साफ्टा का पूरा नाम है। अगला है, साफ्टा समझौता कब से प्रभावी हुआ? आपको पता है 2004 में इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। और कब से प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2006 से। साफ्टा समझौता जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया, इफेक्टिव हो गया। 1966 में ताशकंद समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ? ताशकंद समझौता, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, उस टाइम सोवियत संघ का ही हिस्सा था। 1966 में ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत ने किस देश के साथ अगस्त 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस देश के साथ अगस्त 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए? वो था सोवियत संघ, सोवियत संघ। तो ये आपकी फर्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कोई चैप्टर इशू नहीं है। जिन चैप्टर से 1 लाइनर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगी उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। इसलिए मैंने ये नहीं आप सोचें भी फला चैप्टर का नहीं है, फला चैप्टर का नहीं है, या बाकी सब हमने MCQ सीरीज के अंदर है वो शामिल कर लिया है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, आपकी जो सेकंड बुक है, इंडिया वाली बुक है, उसके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के फुल नेम्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बात भी कर लेंगे। तो शायद अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से थोड़ा सा समय निकाल कर आपको ठीक लगा तो रिवाइज है वो करते जाएं बस। अब फेस्टिवल का एंजॉय करना है। अब आप